हॉर्मूज पर पाबंदी लगाने वाले ईरान ने एक और समुद्री रास्ते को निशाना बनाने की चेतावनी दे दी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कहा जाता है न्यूज एजेंसी ईरान की आईआरजीसी सेना से जुड़ी है। उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि अगर ईरान के खिलाफ जमीन के रास्ते ऑपरेशन शुरू किया गया, जमीन पर ऑपरेशन शुरू किया गया, तो ईरान की सेना युद्ध में नया मोर्चा खोल देगी, लाल सागर वाले समुद्री रास्ते का मोर्चा खोल देगी। हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा जमाने वाला ईरान लाल सागर यानी दूसरी तरफ के रास्ते पे भी जहाजों का निकलना मुश्किल कर सकता है, यह चेतावनी दी गई। यह रास्ता एशिया और यूरोप को जोड़ने का सबसे अहम रूट है। ईरान की तरफ से उस रास्ते में भी रोड़े अटकाने की चेतावनी दी गई। ऐसे समय पर ही दी गई जब अमेरिका ने संकेत दिए कि वो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उसके सैनिक जमीन के रास्ते ईरान में घुसकर हमले कर सकते हैं। इसीलिए ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने साफ कह दिया कि अमेरिका ने ईरान की धरती पर सेना उतारने की गलती की तो यह गलती उसे बहुत भारी पड़ेगी। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है, उसने जानकारी दी कि वहां की सेना दुश्मन के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान में चल रहा युद्ध भले ही 1 महीने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन इस लड़ाई में सिर्फ आसमान और समंदर के रास्ते ही हमले किए गए हैं। न तो अमेरिका के सैनिक ईरान की धरती पर उतरे हैं, न ही इजराइल के सैनिकों ने वहां जमीन पर कदम रखा है। ईरान भी अपने ड्रोन और मिसाइलों के दम पर जवाबी हमले करता आया, लेकिन अमेरिका ने जब पश्चिम एशिया में अपनी खतरनाक मरीन यूनिट भेज दी तो उस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि वो ईरान में जमीन के रास्ते भी हमले शुरू कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की मरीन यूनिट का काम ही यही है कि वो समुद्र के रास्ते जमीन पर हमला करती है। नौसैनिक है लेकिन फिर जमीन पर जाते हैं। यूनिट दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने में माहिर मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी अमेरिका को किसी दूसरे देश में घुसकर हमला करना होता है तो वहां सबसे पहले मरीन यूनिट के जवान ही उतारे जाते हैं और वो हर खतरे को मिटाते हुए रास्ते को साफ कर देते हैं ताकि अमेरिका के दूसरे सैनिक वहां से फिर घुस सके। खबर है अमेरिका की मरीन यूनिट करीब 2200 जवान किसी भी वक्त पश्चिम एशिया में पहुंच सकते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई और उस रिपोर्ट में इस बात की भी आशंका जताई गई कि अमेरिका ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा जमाना चाहता है। वो द्वीप जहां कुछ दिन पहले अमेरिका ने हवाई हमला कर खलबली मचा दी थी। खार्क द्वीप ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है। इसी के जरिए ईरान पूरी दुनिया में अपने लगभग 90% तेल की सप्लाई करता है। फारस की खाड़ी में यह मौजूद है। ईरान के तट से 25 किलोमीटर दूरी है इसकी। छोटा है बहुत, लेकिन ईरान की इसमें जान बसती है एक तरह से, क्योंकि खार्क द्वीप पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों से आने वाला कच्चा तेल उनमें जमा किया जाता है, बाद में उस तेल को जहाजों पर लोड करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। इसलिए खार्क द्वीप को ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उसे कोई नुकसान पहुंचा तो ईरान की तेल से होने वाली कमाई ठप हो सकती है। अमेरिका ने वहां कुछ दिन पहले बमबारी की थी, हालांकि उस हमले में तेल टैंकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान के सैन्य ठिकानों को तहस नहस करने का दावा किया गया था। हमले में इस द्वीप पर मौजूद उस हवाई पट्टी को भी नुकसान पहुंचा था, ऐसी जानकारी मिली थी, जहां ईरान की सेना के विमान उतरते थे। उस हवाई पट्टी को अमेरिका, और यह भी आशंका जताई गई कि अमेरिका की मरीन यूनिट के जवान खार्क द्वीप पर हमला कर सकते हैं और उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका की मरीन यूनिट आइलैंड पर मौजूद हवाई पट्टी की मरम्मत भी कर सकती है ताकि विमानों के जरिए फिर अमेरिका के सैनिक और उसके हथियारों को आसानी से खार्क द्वीप पर उतारा जा सके। वो हवाई पट्टी जो उन्होंने तहस नहस कर दी थी उसको मरम्मत करके फिर अमेरिका के जहाज वहां उतारने की तैयारी हो सकती है। अगर अमेरिका ने खार्क द्वीप पर पैर जमा लिए तो उसकी सेना ईरान में घुसकर ऑपरेशन शुरू कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि खार्क द्वीप से ईरान की धरती सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है, मेनलैंड जो है। इसी खतरे को बढ़ता देख ईरान भी अलर्ट हो गया। उसने खार्क आइलैंड की सुरक्षा बढ़ा दी। ईरान ने इस द्वीप के चारों तरफ लैंड माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाने की भी योजना बना ली, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ताकि अमेरिका की मरीन यूनिट को वहां घुसने से रोका जा सके। ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका ने खार्क द्वीप पर नजर गड़ाई या ईरान की धरती पर सैनिक उतारे या ये सब उसका बेवकूफी भरा कदम होगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान की है, जो कहा जाता है कि आईआरजीसी सेना की न्यूज एजेंसी है,
उसकी तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया तो ईरान की सेना बाबल मंदीब गलियारे से भी जहाजों का निकलना मुश्किल कर सकती है। बाबल मंदीब कहां है? बाबल मंदीब समुद्री गलियारा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह है, लेकिन वो दूसरी तरफ है सऊदी अरब के। वो भी एक व्यापार का अहम रास्ता है। ये यमन के दक्षिणी छोर पर है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, दूसरी तरफ ये है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। एक तरफ इसमें लाल सागर है, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी है। ये बाबल मंदीब स्ट्रेट है। अरब सागर से कोई जहाज अगर यूरोप की तरफ जाता है तो उसे पहले अदन की खाड़ी को पार करना होता है, फिर बाबल मंदीब गलियारे से होते हुए वो लाल सागर से जाता है। उसके बाद सुएज नहर के जरिए आगे निकलता है और मिस्र से लगी हुई जो है वो सुएज नहर है, वो भूमध्य सागर में मिलती है और भूमध्य सागर तक पहुंचने के बाद यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचने का आसान रास्ता हो जाता है। ये एशिया से यूरोप का रूट है। यूरोप से एशिया आने जाने का सबसे छोटा समुद्री रास्ता है, शॉर्टकट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने वाले जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करके यूरोप जाते हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल इसी शॉर्टकट से यूरोप के देशों तक पहुंचता है। लेकिन युद्ध में अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत दिए तो ईरान ने इस रास्ते पर भी शिकंजा कसने की चेतावनी दे दी। जैसे ईरान की सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा रखी है, वैसे बाबल मंदीब गलियारे में रुकावट आई तो पूरे यूरोप में तेल और गैस की किल्लत बढ़ सकती है। जबकि हॉर्मूज गलियारे पर ईरान के कब्जे की वजह से पहले ही कई देशों में तेल का संकट खड़ा हो चुका है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो ईरान की चौखट पर है, उसके दक्षिणी तट पर एकदम पास में है, इसलिए वो आसानी से वहां कब्जा जमाने में सफल हुआ है। लेकिन बाबल मंदीब गलियारा तो ईरान के बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। बंदर अब्बास पोर्ट से 2300 किलोमीटर के आसपास दूर है। वहां तक समंदर के रास्ते जाने के लिए पहले ओमान, फिर पूरे यमन की समुद्री सीमा पार करनी पड़ती है। तो उस रास्ते को बंद करने की चेतावनी दे दी है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ये काम वो करेगा कैसे। अब वो करेगा कैसे, वो यमन में है। अमेरिका और इजराइल से एक साथ जंग लड़ रहे ईरान के लिए इतनी लंबी दूरी पर सैन्य ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होगा। ईरान का ये काम लेकिन उसके समर्थन वाले हूथी लड़ाके कर सकते हैं, क्योंकि ये यमन में है गलियारा, वहां हूथी लड़ाके हैं। हूथी लड़ाके भी ईरान के समर्थन वाले हैं, ईरान उनको समर्थन देता है। हूथी लड़ाके पहले भी बाबल मंदीब गलियारे को बंद करने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में ईरान के एक इशारे पर वो वहां से जहाजों का आना जाना रोक सकते हैं, ऐसी आशंका है। यूरोप के कई देशों में इससे हाहाकार मच सकता है, मारामारी हो सकती है तेल और गैस की, क्योंकि लाल सागर वाले रास्ते में रुकावट आई तो खाड़ी देशों से यूरोप तक जाने वाले तेल के जहाजों को, गैस के जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ जाएगा। यह रूट लाल सागर वाले रास्ते से करीब 7000 किलोमीटर ज्यादा लंबा है। रास्ता लंबा होता है तो आने जाने में समय भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा लगेगा। अगर कोई जहाज अफ्रीका के बाहर से घूमकर यूरोप जाता है तो उसे 10 दिन ज्यादा समय लग सकता है। लाल सागर वाले रास्ते से जाने में 20 दिन लगते हैं तो अफ्रीका वाले रास्ते से 30 दिन लग सकते हैं। वहां जाने में लगने वाला खर्च भी लगभग दुगना हो सकता है। तो ईरान ने लाल सागर वाले रास्ते को अगर बंद कर दिया तो दुनिया के कई देशों के आर्थिक हालात बिगड़ सकते हैं। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान के कई बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद ईरान की IRGC सेना कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर वहां की सरकार चला रही है। अमेरिका और इजराइल ने जंग के पहले ही दिन हवाई हमले कर दिए थे तो ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए थे, बड़े मंत्री मारे गए थे, अधिकारियों को मार गिराया था। मुश्तबा खामनेई को उसके बाद ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन ईरान की सरकार कौन चला रहा है? तो दावा है कि मुश्तबा खामनेई नहीं बल्कि IRGC सेना और कुछ बड़े अधिकारी चला रहे हैं ईरान की सरकार। सबसे बड़ा नाम वहां के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का लिया जा रहा है। अब्बास अराक्ची युद्ध के दौरान ईरान के पक्ष को दुनिया के सामने रखते आए हैं, वो विदेश मंत्री हैं। जंग के दौरान कई बार ईरान की जनता के बीच भी नजर आए हैं। अब्बास अराक्ची फिनलैंड और जापान में ईरान के राजदूत भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें विदेश नीति का अच्छा खासा अनुभव है। फिर ईरान की संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागर गालिबाफ। मोहम्मद बागर गालिबाफ ईरान की IRGC सेना के कमांडर रह चुके हैं, अब स्पीकर हैं। उनका नाम काफी चर्चा में रहा था पिछले दिनों, क्योंकि ट्रंप ने दावा किया था कि जंग रुकवाने के लिए ईरान के एक बड़े नेता से, अधिकारी से, बड़े नेता से उनकी बात हो रही है, बड़े नाम से बात हो रही है। तो तब यह दावा किया गया था कि मोहम्मद बागर गालिबाफ ही वो नेता थे जिनसे ट्रंप बातचीत कर रहे थे।
फिर ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्हें उदारवादी नेता माना जाता है। ईरान की सरकार चलाने वाले नेताओं में उनकी भूमिका काफी अहम हो गई है, अब कहा जा रहा है। पश्चिमी मीडिया तो कह रहा है कि ईरान की सरकार चलाने वालों में ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मौसनी का भी नाम है। गुलाम हुसैन मौसनी जो है पहले खुफिया विभाग के प्रमुख थे। ईरान में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल कई लोगों को जब मौत की सजा सुनाई गई थी तो वो खुफिया विभाग के प्रमुख थे। उनके अलावा आईआरजीसी सेना के प्रमुख अहमद वहीदी का नाम भी शामिल है। अहमद वहीदी कई साल से आईआरजीसी का हिस्सा हैं। उन्हें ईरान और इराक के बीच हुए युद्ध का अनुभव है। तो ईरान इराक युद्ध हुआ था 80 के दशक में। पहले ईरान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। फिर कुद्स फोर्स है, कुद्स फोर्स जो दूसरे देशों में लड़ाके खड़ी करती है आईआरजीसी की, उसके कमांडर हैं इस्माइल कानी, उनका नाम आ रहा है। दूसरे देशों में जो ऑपरेशन चलाती है आईआरजीसी सेना की टुकड़ी, जैसे जो हूथी को समर्थन करती है या हिजबुल्लाह को समर्थन करती है, वो कुद्स फोर्स है और कुद्स फोर्स के कमांडर हैं इस्माइल कानी। इस्माइल कानी ने 2020 में कुद्स फोर्स की कमान संभाली थी। खुखार कमांडर माने जाते हैं कुद्स फोर्स के वो। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ये सभी नेता मिलकर ईरान की सरकार चला रहे हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। छोटे छोटे फैसले ये लोग ले रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ छिड़ी जंग में पर्दे के पीछे से अपना दिमाग ये लोग लगा रहे हैं। उधर ईरान ने भारत समेत 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बेरोक टोक निकालने की इजाजत दे दी। इनमें भारत के साथ चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं कि इनके जहाज जा सकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन देशों को हॉर्मूज गलियारे से गुजरने की अनुमति दी जा रही है जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस की अपील के बाद यह फैसला सामने आया। उन्होंने चिंता जताई दी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद होने की वजह से दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट मंडरा रहा है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से कई देशों के जहाज वहां फंस गए हैं। कच्चे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। एशिया, यूरोप, सब जगह हाहाकार मचा है। तो ईरान की तरफ से बड़ा बयान इस पर सामने आया कि भारत समेत 5 देशों को अनुमति दे दी गई है। भारत के साथ चीन और रूस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकल सकते हैं और इराक और पाकिस्तान को भी ईरान ने इजाजत दे दी कि उनके जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिना किसी रोक टोक के पार कर सकते हैं। इन 5 देशों को ही यह परमिशन दी गई है। जारी किया गया बयान ईरान की तरफ से कि उसके दुश्मन देशों के लिए हॉर्मूज का रास्ता बंद ही रहेगा, यानी वो अपने दुश्मन देशों के जहाजों को वहां से गुजरने नहीं देगा। ईरान ने अनुमति देने के साथ ही अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। जहाज निकालने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, ऐसी शर्त है। ऐसा सामने आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता पार करने से पहले जहाजों को ईरान के अधिकारियों से संपर्क करना होगा, तभी वो जहाज वहां से लेकर जा पाएंगे। इधर इजराइल के एक अखबार के मुताबिक ट्रंप ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू के एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्या प्रस्ताव था वो? नेतन्याहू ने ट्रंप को प्रस्ताव दिया था कि वो ईरान की जनता का सहारा लेकर वहां की सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ईरान की जनता को उकसाया, वो सड़कों पर अगर आ गई, तो ईरान की आईआरजीसी सेना वहां खून की नदियां बहा देगी। तो इसी डर से ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी, ऐसा दावा किया गया। उन्होंने नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये बातचीत, टाइम्स ऑफ इजराइल का अखबार है, ये बातचीत 17 मार्च को ये हुई थी। इजराइल ने हवाई हमले कर ईरान के कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों को तो पहले ही मार गिराया था। सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी को भी मार गिराया था। तो उस वक्त नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने से ईरान की सरकार में हाहाकार मचा हुआ है, सरकार कमजोर पड़ गई है। तो नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान की सरकार को गिराने का अच्छा वक्त यही हो सकता है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और ईरान की जनता का सहारा लेकर वहां की सरकार को गिराने का यह सही वक्त है। लेकिन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात से इनकार कर दिया, उनके सुझाव से इनकार कर दिया। एक दिन का इंतजार करने की उन्हें सलाह दी, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप को 17 मार्च को फोन किया था और 18 मार्च को ईरान में
पर्शियन फायर फेस्टिवल मनाया जाने वाला था नौरूज से पहले। उनके नए साल नौरूज से एक दिन पहले ये फायर फेस्टिवल मनाया जाता है। ट्रंप ने कहा था कि अगर इस त्योहार को मनाने के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, उस वक्त उन्होंने ईरान की सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन किए तो वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे। लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ उकसाने का वो मौका होगा जब इस फेस्टिवल में, त्योहार में लोग बाहर निकलें और सरकार के खिलाफ नारे लगाएं या प्रदर्शन करें, तब सरकार गिर सकती है। लेकिन 18 मार्च को जब यह त्योहार मनाया गया तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, ऐसी कोई खबर ही नहीं आई, सब कुछ शांत से हो गया।